अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, बायस थ्योरम क्या होता है। ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखेंगे बायस थ्योरम मशीन लर्निंग का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरम होता है, जिसका यूज किया जाता है एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, जब यहाँ पे दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी होती है। यानी कि इसमें एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं जब यहाँ पे दूसरा इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी होती है या फिर ऑलरेडी हो चुकी होती है, तब यहाँ पे एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है बायस थ्योरम निकालने का फार्मूला। देखिए, प्रोबेबिलिटी x बाई वाई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी y बाई एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी x बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ y। अब यहाँ देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है। अगर यहाँ पर लिखा रहेगा ये चीज़ प्रोबेबिलिटी x बाई वाई, तो यहाँ पे कहने मतलब क्या है कि हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ x इसको चेक करेंगे, और जो यहाँ दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ y ये चीज़ इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो वही चीज़ यहाँ दिया गया है बायस थ्योरम में, किसमें एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को चेक करते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं जब यहाँ पे दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हो चुकी होती है। और ये आपका हो गया बायस थ्योरम का फार्मूला। तो यहाँ पे जो लिखा गया है प्रोबेबिलिटी x बाई वाई, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x हम लोग चेक करेंगे, जबकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ y यानी कि इस इवेंट जो आपका इवेंट है ये आपका ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ लिखा रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब इस टाइप का, तो इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x और इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ y। अब यहाँ देखिए, बायस थ्योरम को बायस रूल भी बोला जाता है। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई वाई, इसको बोलेंगे पोस्ट रियर व्हेन वी नीड टू कैलकुलेट इट इज डिफाइंड एट दी अपडेटेड प्रोबेबिलिटी। जब यहाँ पे एक इवेंट को हम लोग कंसीडर कर लेंगे, तब यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग यहाँ पे अपडेट करेंगे, यानी कि कंसीडर करने के बाद प्रोबेबिलिटी को अपडेट करेंगे। तो आपका हो गया p x बाई वाई, इसको बोला जाता है पोस्ट रियर। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ y बाई एक्स, इसको बोला जाता है लाइकलीहुड। इट इज दी प्रोबेबिलिटी ऑफ द एविडेंस व्हेन हाइपोथेसिस, जब यहाँ पे ट्रू होता है। अब यहाँ देखिए आपके 2 नंबर क्वेश्चन में आता है कि पोस्टीरियर किसे कहते हैं, लाइकलीहुड किसे कहते हैं, प्रायर प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। तो वही चीज़ है। तो अगर यहाँ पर लिखा रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है प्रायर प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ y, इसको बोला जाता है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो मैंने क्या किया, इन सभी का जो नाम है उसके द्वारा यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट रियर इक्वल टू लाइकलीहुड इनटू प्रायर बाय एविडेंस। तो सारा पॉइंट आप नोट करेंगे, क्योंकि 2 नंबर में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पोस्टीरियर किसे कहते हैं, लाइकलीहुड किसे कहते हैं, प्रायर प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, और यहाँ पे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। अब यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल बायस थ्योरम का। देखिए यहाँ दिया गया है, ये आपको गिवन है डेंजरस फायर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ f कितना है 1%। अब यहाँ देखो स्मोक का कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस 10%। अब यहाँ देखो एंड 90% ऑफ डेंजरस फायर मेक स्मोक। अब यहाँ पे कहने मतलब क्या है कि सबसे पहले यहाँ फायर हुआ और फायर होने के बाद यहाँ पे स्मोक हुआ, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले क्या हुआ, फायर हुआ नीचे रहेगा, और उसके बाद अब क्या हुआ, स्मोक हुआ, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 90%। अब यहाँ देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे इसका जो फार्मूला है कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी फायर बाई स्मोक इक्वल टू प्रोबेबिलिटी स्मोक बाई फायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फायर बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोक। अब यहाँ पे इसका वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फायर कितना है 1%, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोक बाय फायर, यहाँ देखिए पहले क्या हुआ, फायर हुआ, उसके बाद स्मोक हुआ, तो कितना हुआ इंटू 90%। अब यहाँ देखिए इसके बाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोक, तो स्मोक कितना है 10% है, देखिए यहाँ पे 10%, तो इससे आप काटेंगे, ये आपका हो गया 9%। तो आपका हो गया बायस थ्योरम का एग्जाम्पल। मैंने बता दिया कि पोस्टीरियर क्या होता है, लाइकलीहुड क्या होता है,
बायस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, इन सभी का नामांकन करने के बाद, यानी कि ये जो भी यहाँ नेम है, इसको नेम देने के बाद आप इस फार्मूले को क्या लिख सकते हो, तो आप ये चीज़ लिख सकते हो। इसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया, इसके ऊपर क्वेश्चन। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कोई भी, तो आप आसान तरीके से कर सकते हो। देखिए जो बच्चे हैं यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यहाँ आप क्या लिखें, तो आपको यहाँ नोट करना है कि जो चीज़ पहले होगा उसको आप नीचे लिखेंगे, जो चीज़ बाद में होगा आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो वही यहाँ बोलता है बायस थ्योरम। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, वो है नाइव बेस क्लासीफायर एल्गोरिथम क्या होता है। ये क्वेश्चन दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। अब यहाँ देखिए नाइव बेस एल्गोरिथम क्या होता है, एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ भी आते हैं दो प्रॉब्लम, एक आपका होता है क्लासिफिकेशन और एक आपका होता है रिग्रेशन। तो नाइव बेस क्लासीफायर एल्गोरिथम का यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और आप लिखेंगे नाइव बेस क्लासीफायर, यह जो बेस होता है बायस थ्योरम पे बेस होता है। ठीक, तो मैंने क्या बताया, नाइव बेस एल्गोरिथम एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम होता है। इसमें आते हैं दो प्रॉब्लम, एक आपका होता है रिग्रेशन और एक आपका होता है क्लासिफिकेशन। तो इसका यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और यह जो है बायस थ्योरम पे बेस होता है। ठीक, और इसका यूज किया जाता है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए, जो किसमें शामिल होता है हाई डायमेंशनल ट्रेनिंग डेटा सेट इसमें शामिल होता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे, इसको प्रोबेबिलिस्टिक क्लासीफायर बुलाते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक क्लासीफायर बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है किसी ऑब्जेक्ट के प्रोबेबिलिटी के बेस पे प्रेडिक्ट करता है, इसीलिए इसको प्रोबेबिलिस्टिक क्लासीफायर बोलते हैं। अब यहाँ पर आप लिखेंगे इसका एप्लीकेशन या फिर इसका यूज कहाँ पे होता है या फिर इसका एग्जाम्पल क्या है। तो आप लिखेंगे नाइव बेस क्लासीफायर एल्गोरिथम का यूज किया जाता है स्पैम फिल्ट्रेशन में, यानी कि जो भी यहाँ पे स्पैम होती है उसको यहाँ पे एक अलग इनबॉक्स में कलेक्ट करता है। कौन, नाइव बेस क्लासीफायर एल्गोरिथम। तो इसका यूज किया जाता है स्पैम फिल्ट्रेशन में, और यहाँ पे सेंटिमेंटल एनालिसिस में, और यहाँ पे क्लासीफाइंग आर्टिकल, यानी कि जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आर्टिकल है उनको क्लासीफाई करने में इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ देखिए नाइव बेस में और यहाँ पे बायस थ्योरम में, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आप लिखेंगे कि नाइव बेस इसका यूज किया जाता है कंडीशनल इंडिपेंडेंस को अज्यूम करने के लिए, इसका यूज किया जाता है कंडीशनल इंडिपेंडेंस को अज्यूम करने के लिए, जबकि बायस थ्योरम का यूज इसमें नहीं होता है, यानी कि बायस थ्योरम कंडीशनल इंडिपेंडेंस को एज्यूम नहीं करता है। तो ये आपका हो गया नाइव बेस क्लासीफायर एल्गोरिथम। अब इस पे क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसका वर्किंग कैसे होता है, जैसे कि यहाँ दिया गया है कुछ वेदर का यहाँ पे डेटा सेट है, उसका कंडीशन दिया गया है, और इसी कंडीशन के बेस पे यहाँ जो प्लेयर है वो खेलेगा या फिर नहीं खेलेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके लिए यहाँ होते हैं तीन मेथड। पहला आपका होता है जो भी आपका डेटा सेट है उसका सबसे पहले आप निकालेंगे लाइक्लीहुड टेबल, और दूसरा आप निकालेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल। इसके निकालने के बाद आप यहाँ यूज करेंगे बायस थ्योरम। तो चलिए देखते हैं नाइव बेस क्लासीफायर का क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए नाइव बेस क्लासीफायर का एग्जाम्पल, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। अब यहाँ देखिए यहाँ दिया गया वेदर, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर यहाँ वेदर यानी कि मौसम आपका सनी है तब यहाँ प्लेयर खेलेगा या फिर नहीं खेलेगा। अब इसके स्थान पे कोई भी चीज़ दे सकता है, चाहे फ्रूट हो, यहाँ पे पूछेगा यहाँ पे लिखा है प्ले, इसके स्थान देगा टेस्टी। ये फ्रूट यहाँ पे टेस्टी है या फिर नहीं टेस्टी है, कोई भी चीज़ यहाँ पे पूछेगा। तो यहाँ सारा चीज़ वही है, बस यहाँ पे वो चेंज कर देगा कंटेंट को। तो क्वेश्चन दिया गया है अगर यहाँ वेदर सनी है तो प्लेयर यहाँ पे खेलेगा या फिर नहीं खेलेगा, और यहाँ पे दिए गए आपके सामने डेटा सेट। तो यहाँ पे एंट्रीज कितनी है, 0 से लेकर के 13 तक। देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग है और आपका पूरा डेटा सेट कितना है, 0 से लेकर के 13 तक, यानी कि इस डेटा सेट में जो भी यहाँ पे एंट्रीज है कितनी है,
0 से लेकर के 13 तक, यानी कि टोटल एंट्रीज 14 है। ये आपको यहाँ पर नोट करना है पहली बात। और यहाँ देखिए नाइव बेस्ड क्लासीफायर में मैंने क्या बताया था कि इसमें होते हैं 3 मेथड। पहला आपको क्या होता है, सबसे पहले जो भी आपका डेटा सेट गिवन है उसको आप जो है कन्वर्ट करोगे लाइक्लीहुड टेबल में, उसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल में, और जो आपका थर्ड स्टेप होता है उसमें आप बायस थ्योरम को अप्लाई करोगे। अब यहाँ देखो, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है डेटा सेट, ये आपका वेदर है, ठीक, और यहाँ खेलेगा या फिर नहीं खेलेगा वो चीज़ यहाँ दिया गया है। टोटल यहाँ पे 13 डेटा सेट है, यानी कि 0 से लेकर के 13 तक। अब यहाँ देखो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला मेथड आपका है कि आप सबसे पहले बनाओगे लाइक्लीहुड टेबल, और यहाँ दिया गया है 3 टाइप के वेदर, ओवरकास्ट, रेनी और यहाँ सनी। अब यहाँ देखो ओवरकास्ट में यस में कितनी बार एंट्रीज है, 5 बार है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, देखिए पहला आपका यहाँ हो गया 1 ओवरकास्ट में, 2, और यहाँ देखो ओवरकास्ट 3, यहाँ देखो 4, और यहाँ देखो 5। लेकिन नो में कहीं भी नहीं है, देखो इस नो में कहीं भी ओवरकास्ट नहीं है। तो आप लिखेंगे लाइक्लीहुड टेबल में, आप जाएंगे वेदर में, यहाँ पे ओवरकास्ट यस में कितनी बार है, 5 बार है, नो में कितनी बार है, 0 बार है। इसी प्रकार आप रेनी का, सनी का देख सकते हो। तो आपका हो गया लाइक्लीहुड टेबल, स्टेप नंबर पहला हो गया। और यहाँ देखिए यस का टोटल कितना हो गया, 5, 2, 7, 3, 10, और यहाँ पे नो का हो गया 2, 2, 4। यहाँ पे 5 नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा, ठीक। तो आपका हो गया स्टेप नंबर पहला, आप निकालेंगे लाइक्लीहुड टेबल। अब यहाँ देखिए, स्टेप नंबर 2 आप निकालेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल। अब यहाँ देखिए ये आपका हो गया वेदर, जिसमें आपका क्या था, ओवरकास्ट, रेनी और यहाँ पे सनी था। नो में आपका टोटल कितना था, इसके लिए 0, इसके लिए 2, इसके लिए 2, यानी कि नो में ओवरकास्ट कितना है, 0। अभी हमने पीछे यहाँ पे देखा है ओवरकास्ट में नो के लिए 0 था, रेनी के लिए 2 था, और यहाँ पे सनी के लिए 2 था। तो हमारा टोटल हो गया यहाँ पे, देखिए ये आपका कितना हो गया, 2, 2, 4। लेकिन आपकी टोटल एंट्रीज कितनी थी, 0 से लेकर के 13 तक, यानी कि 14 टोटल यहाँ पे एंट्री थी। तो आप लिखेंगे 4/14 इक्वल टू 0.29 आफ्टर सॉल्विंग। अब यहाँ देखिए यस में कितना है, 5 है, और यहाँ देखिए 2 है, सनी के लिए 3 है, तो कितना हो गया, 5, 2, 7, 3, 10, टोटल एंट्रीज 14, यानी कि 10/14 इक्वल टू 0.71। तो आपका हो गया। अब यहाँ देखिए ये आपका कॉलम होता है, ये आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटीज ऑफ वेदर। तो यहाँ पे ओवरकास्ट का जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरकास्ट कितना होगा, देखिए 5 है, टोटल एंट्रीज कितना है, 14 है, तो 5/14 इक्वल टू 0.35। उसी प्रकार से रेनी के लिए 2, 2, 4, 4/14 इक्वल टू 0.29। उसी प्रकार से सनी के लिए 3, 2, 5, 5/14 इक्वल टू 0.35। ये आपका हो गया। तो ये आपका हो गया स्टेप नंबर 2। अब यहाँ देखो आगे, अब यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में आप अप्लाई करोगे बायस थ्योरम का, जो कि यहाँ फार्मूला होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे वो खेलेगा या फिर नहीं खेलेगा, तो आप सबसे पहले अप्लाई करेंगे यस के लिए। अब यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, फार्मूला क्या होगा इसका, प्रोबेबिलिटी वाई बाई सनी, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सनी, वही चीज़ यहाँ क्या था फार्मूला बेस का। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, यहाँ बेस थ्योरम है, उसको याद कैसे किया जाएगा। देखो ये चीज़ बहुत ही खतरनाक तरीका याद करने का, कोई भूलेगा ना इसको। देखो यहाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई वाई है ना, इसको आप तुरंत यहाँ उल्टा कर दीजिए, ये आपको हो जाएगा प्रोबेबिलिटी वाई बाई एक्स, और जो चीज़ यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यहाँ लिखिए, और यहाँ नीचे लिखिए लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। इसका तरीका होता है याद करने का। मैं आशा करता हूँ कोई लोग भूलेंगे नहीं। मेरे को सनी मनी उसी में आप कहीं क्या हो रहा है, सनी मनी समझ में आएगा। तो नाइव बेस्ड क्लासीफायर का यहाँ 2 होता है, स्टेप होता है। सबसे पहले आप निकालेंगे लाइक्लीहुड, और उसके बाद बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप लाइक्लीहुड निकालेंगे, और लाइक्लीहुड निकालने के बाद आप निकालेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक।
आज थोड़ा सा हंसी आ रहा है हमको। देखिए अब यहाँ पे जो भी आपका होता है थर्ड स्टेप होता है, उसमें आप बायस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपका कंडीशन है यस के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस बाई सनी, सेम उल्टा पी यस बाई वाई इंटू पी वाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी, ये आपको नीचे हो गया। अब यहाँ देखिए आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी बाई यस, तो यहाँ देखिए सनी का देखिए ये चीज़ आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल में, सनी के लिए देखेंगे किसमें, यस में देखेंगे, तो आपको हो गया 3/10। देखिए ये आपको क्या है, सनी है, सनी का यस में देखेंगे ये आपको 3 है, यहाँ टोटल कितना है 5 2 7 3 10, यानी कि 3/10। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या होगा प्रोबेबिलिटी सनी बाई एक्स यस का 3/10 0.3। उसी प्रकार से आप सारा चीज़ यहाँ निकालेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी बाई यस 3/10 0.3 हो गया, और उसी प्रकार से यहाँ दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी का कितना हो गया 0.35। यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी का यहाँ पे सीधे जाइए 0.35, तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी का 0.35। प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, यस का क्या होगा 0.71। कहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ यस का, ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, इसका नीचे आ जाओ 0.71 कैसे आया 5 2 7 3 10, तो 10 हो गया बाई 14, टोटल एंट्रीज कितनी है 14 है, तो आपको हो गया 0.71। बस वही सारा फार्मूला आप यहाँ पे पुट करोगे। देखो फार्मूला यहाँ पुट करोगे, यहाँ कर दूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ये चीज़ यहाँ दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बाई यस, इसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी बाई वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी। अब यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी बाई वाई कितना है 0.3 है, 0.3 यहाँ हो गया इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका यस का कितना है 0.71, ये आपको हो गया। इसका सेम उल्टा नीचे आ जाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी का कितना है 0.35, ये आपको हो गया, तो आपको हो गया आंसर 0.60 किसके लिए यस के लिए। सिमिलरली उसी प्रकार से आप निकालोगे वाई के केस में, सेम चीज़ वही रहेगा, आप निकाल सकते हो नो के लिए। आप जैसे यहाँ निकालोगे नो के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो प्रोबेबिलिटी आया 0.41 आया, तो आप यहाँ देख सकते हो यस की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.60, और यहाँ पे ये आपको होगी यस की प्रोबेबिलिटी और नो की 0.41। तो आप देखेंगे दोनों में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी आई यस की आई, तो आप यहाँ लिखेंगे इसीलिए जो सनी है हैंस ऑन सनी डे यहाँ प्लेयर होगा वो गेम को खेलेगा, क्योंकि यहाँ जो प्रोबेबिलिटी यस की है ज़्यादा है किसकी तुलना में नो की तुलना में। अब मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपका है बेसियन बिलीफ नेटवर्क क्या होता है। ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखेंगे बेसियन बिलीफ नेटवर्क कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट की होता है। बेसियन बिलीफ नेटवर्क कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की होता है, और यह जो है प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट से जुड़ा होता है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इसीलिए आप बोलेंगे बेसियन बिलीफ नेटवर्क क्या होता है, एक प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल होता है, और यह जो है यूज करता है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ का यूज करता है, और इसकी सहायता से सेट ऑफ वेरिएबल को और इनके कंडीशनल डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। एक बार फिर से सुनिए, बेसियन बिलीफ नेटवर्क एक प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल होता है, यह जो है यूज करता है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ का यूज करता है, जिसकी सहायता से सेट ऑफ वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है और इनके कंडीशनल डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। कौन बेसियन बिलीफ नेटवर्क। और इसमें आते हैं दो ग्राफ, पहला आपका होता है डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ और दूसरा आपका होता है टेबल ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। अब यहाँ देखिए यानी कि इसके दो पार्ट होते हैं। अब यहाँ दिया गया है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ में जो भी इसका ग्राफ है ये ग्राफ आपकी साइकिल के रूप में नहीं होती है, यानी कि इसका ग्राफ कैसा होता है डायरेक्टेड होता है। अब यहाँ देखिए जो भी आपका होता है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ वो साइक्लिक नहीं होता है, वो आपका डायरेक्टेड होता है, यानी कि जितने सारे वेरिएबल होते हैं
उनके कंडीशनल डिपेंडेंसी को क्या करता है, शो करता है। कौन? डायरेक्टेड ग्राफ। यानी कि इस डायरेक्टेड इस साइक्लिक ग्राफ में एक यहाँ पे एरो होता है और यही एरो वेरिएबल के कंडीशनल डिपेंडेंसी को शो करता है। जैसे कि यहाँ पे 4 नोड हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। अब जो यहाँ पे है डी और बी, ये दोनों क्या हैं? चाइल्ड नोड हैं किसके? नोड ए के। डी और बी का कंडीशनल डिपेंडेंसी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई ए, और इसका होगा प्रोबेबिलिटी बी बाई ए होगा। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपके हैं कंडीशनल डिपेंडेंसी। ठीक, तो ये आपका हो गया ए पेरेंट नोड और इसका चाइल्ड हो गया डी और बी हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आपका सी है, सी, ये सी जो है ए से डायरेक्ट लिंक नहीं है। यानी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यह जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहाँ देखिए डी और बी ये दोनों क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसीलिए आप लिखेंगे, यहाँ देखिए, इसीलिए इसका आप लिखेंगे अगला पॉइंट कि बेसियन बिलीफ नेटवर्क डिपेंडेंट वेरिएबल को और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और कंडीशनल डिपेंडेंसी इन सभी को शो करता है या फिर रिप्रेजेंट करता है किसकी सहायता से? डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ की सहायता से। ठीक, और मैं बताया आपको इसके 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ और दूसरा आपका है टेबल ऑफ दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। बेसियन बिलीफ नेटवर्क को बोला जाता है बायस नेटवर्क, बिलीफ नेटवर्क, डिसीजन नेटवर्क या फिर बेसियन मॉडल बोला जाता है। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि बेसियन नेटवर्क क्या होता है? एक प्रोबेबिलिस्टिक होता है, क्योंकि इसके जो नेटवर्क होते हैं वह जो है प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन से बने होते हैं या फिर इसी पे बेस होते हैं। एक बार फिर से सुनिए, बेसियन नेटवर्क क्या होता है? एक प्रोबेबिलिस्टिक होता है क्योंकि इसके जो नेटवर्क होते हैं वह जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से बने होते हैं और इसका यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए या फिर प्रेडिक्ट करने के लिए। अब यहाँ देखिए वही सारा चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि आपका क्या है? ए पेरेंट है, ये चाइल्ड दोनों हैं डी और बी, और इनका जो होगा यानी कि कंडीशनल डिपेंडेंसी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी डी बाई ए होगा, इसका क्या होगा? प्रोबेबिलिटी बी बाई ए होगा। अब यहाँ देखिए बेसियन बिलीफ नेटवर्क, इसके ऊपर क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। अब यहाँ देखिए यहाँ पे एक हैरी है, इसने जो है अपने घर में एक अलार्म लगाया है। अगर यहाँ पे चोरी होगा या फिर यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा तब यहाँ पे अलार्म बज जाएगा। तो हैरी जो है अपने घर में एक अलार्म को लगाया है कि जब यहाँ पे चोरी होगी तब ये अलार्म बज जाएगी। लेकिन इस अलार्म में एक सिस्टम है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा अर्थक्वेक आता है यानी कि माइनर अर्थक्वेक आता है तब भी ये अलार्म बज जाता है। तो हैरी के यहाँ आते हैं 2 नेबर, पहले आपके होते हैं डेविड और दूसरा आपका होता है सोफिया। तो यहाँ पे इन दोनों का प्रॉब्लम ये है, यहाँ देखिए जब यहाँ पे हैरी कहीं बाहर जाता है या फिर वर्क करने जाता है तो अपने नेबर से यानी डेविड से और सोफिया से बोलता है कि अगर अलार्म बजेगा तो आप लोग मुझे कॉल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे डेविड का प्रॉब्लम क्या है कि डेविड का जो यहाँ पे रिंगटोन है फ़ोन का वो दोनों यहाँ पे सेम होता है। यहाँ देखिए डेविड का फ़ोन रिंगटोन और उस अलार्म का टोन, यानी कि डेविड का फ़ोन रिंगटोन और अलार्म का टोन ये दोनों सेम होता है। इसीलिए हैरी यहाँ पे समझ नहीं पाता है या फिर कॉल नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे सोफिया का प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ही लाउड म्यूजिक सुनती है, यानी कि बहुत ही तेज करके म्यूजिक को सुनना पसंद करती है। इसीलिए वह जो है कभी कभी अलार्म की आवाज़ को सुन नहीं पाती है और इसीलिए हैरी को कॉल नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे डेविड का और यहाँ पे सोफिया का, इन दोनों का यही प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला आता है जिसे बोला जाता है ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ देखिए ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि आप यहाँ निकालना है प्रोबेबिलिटी किसकी? अलार्म की। जब यहाँ पे अलार्म बजती है उसकी प्रोबेबिलिटी को निकालना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ना यहाँ पे चोरी होता है और ना यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, लेकिन फिर भी डेविड और सोफिया हैरी को कॉल कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अलार्म है और यहाँ पे डेविड है और यहाँ पे सोफिया है। तो यहाँ पे ना ही चोरी होता है, ना ही बलगरी होता है
और ना यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, लेकिन फिर भी डेविड और सोफिया हरी को कॉल कर देते हैं। तो आपको यहाँ निकालना है अलार्म की प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आप यूज करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल। और यहाँ पे आते हैं दो पेरेंट, पहला आपका है इसमें आएंगे बलगरी और दूसरा आपका है अर्थक्वेक, और दूसरा है पेरेंट अलार्म। तो यहाँ पे बलगरी और अर्थक्वेक ये दोनों हैं पेरेंट है किसके, अलार्म के, और डेविड और सोफिया इन दोनों का पेरेंट है अलार्म। यानी कि जब यहाँ पे अलार्म बजेगा तब डेविड और सोफिया हरी को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे 4 प्रोबेबिलिटी आएंगे। पहला आपका हो गया बी, ई हो गया, ए हो गया, डी हो गया और यहाँ पे एस हो गया। ई का मतलब बलगरी, ई का मतलब अर्थक्वेक, ए का मतलब अलार्म, डी का मतलब डेविड और एस का मतलब सोफिया। तो यहाँ देखिए ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटीज। अभी डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए। जब यहाँ पे चोरी होगी, जब यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा, तब यहाँ पे अलार्म बजेगा। और यहाँ देखिए जब यहाँ पे अलार्म बजेगा तब डेविड और सोफिया हरी को कॉल करेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ना ही यहाँ पे चोरी होता है और ना ही यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, लेकिन फिर भी डेविड और सोफिया हरी को कॉल करते हैं। अब यहाँ देखिए जब यहाँ पे चोरी होगा, इसका वैल्यू दिया गया है, जब यहाँ पे चोरी होगा तभी आपका होगा ट्रू का केस, और ट्रू का वैल्यू दिया गया 0.002, यहाँ फॉल्स का, जब यहाँ पे चोरी नहीं होगा तो आपको हो गया फॉल्स, तो इसका वैल्यू दिया गया है 0.998। अब यहाँ देखिए इसी प्रकार से जब यहाँ पे अर्थक्वेक आएगी तो आपका हो गया ट्रू, जब यहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आएगी तो आपका हो गया फॉल्स, इसका वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे निकालेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल, किसके लिए, अलार्म के लिए। अब जो अलार्म है ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, चोरी के ऊपर और यहाँ पे अर्थक्वेक के ऊपर। यानी कि जब यहाँ पे चोरी होगी और जब यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा तभी अलार्म बजेगा। तो इसीलिए अलार्म का डिपेंडेंसी है किसके ऊपर, बलगरी के ऊपर और यहाँ पे अर्थक्वेक के ऊपर। अब यहाँ देखिए तो सबसे पहले बनाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल किसके लिए, अलार्म के लिए। देखिए अलार्म के लिए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब यहाँ पे चोरी होगी ट्रू हो गया, जब यहाँ पे चोरी नहीं होगी तो आपको हो गया फॉल्स हो गया। उसी प्रकार से जब यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा ट्रू, नहीं आएगा फॉल्स हो जाएगा। तो जब यहाँ पे चोरी होगा या फिर अर्थक्वेक आएगा तब यहाँ पे अलार्म बजेगा तो आपको हो गया ट्रू, या फिर नहीं बज सकता है तो आपको हो गया फॉल्स। और इन सभी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, देखिए ट्रू का, फॉल्स का। अब यहाँ देखिए अगला आपका है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल किसके लिए, डेविड के कॉल्स के लिए। तो जब यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा, यहाँ पे डेविड है, यह जो है इसका जो डिपेंडेंसी है किसके ऊपर है, अलार्म के ऊपर। तो आप यहाँ पे बनाएंगे इसका टेबल कि जब यहाँ पे अलार्म बजेगा ट्रू, नहीं बजेगा फॉल्स हो जाएगा। तो जब यहाँ पे अलार्म बजेगा तो डेविड यहाँ पे कॉल कर सकता है, यानी कि ट्रू का केस। जब यहाँ पे अलार्म बजेगा तो डेविड यहाँ पे कॉल कर सकता है या फिर नहीं करेगा तो आपको हो गया फॉल्स, यानी कि नहीं कर सकता है तो आपको हो गया फॉल्स का केस। और इन सभी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, ट्रू के लिए और यहाँ पे फॉल्स के लिए। डी का मतलब क्या है, डेविड है। अगर यहाँ ट्रू है मतलब कि अलार्म बजेगा और डेविड यहाँ पे कॉल करेगा किसको, हरी को। अब उसके बाद आप इसी प्रकार से निकाल लेंगे सोफिया के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल किसके लिए, सोफिया के कॉल्स के लिए। तो यहाँ देखिए सोफिया भी, यानी कि डेविड और सोफिया इन दोनों का डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, अलार्म के ऊपर। अब इसका देखिए सोफिया के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल, जब यहाँ पे अलार्म बजेगा तो हो सकता है सोफिया जो है कॉल को कर सकती है, यानी कि ट्रू हो गया, या फिर कॉल्स नहीं कर सकती है क्योंकि यह हो सकता है बहुत ही तेजी के साथ म्यूजिक को सुन रही होगी, इसीलिए कॉल्स को नहीं कर सकती है, यानी कि यह आपको हो गया फॉल्स की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ देखिए तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ देखिए तो ये आपको हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सोफिया, डेविड, अलार्म। इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिया गया था ना ही चोरी हुई है और ना ही अर्थक्वेक आया है, लेकिन इसके बावजूद भी डेविड और सोफिया हरी को कॉल किया। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है, ना यहाँ पे चोरी हुआ है और ना यहाँ पे अर्थक्वेक आया। तो अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे सोफिया कॉल करेगी किसको, हरी को।
तो आप जाएंगे सोफिया के कंडीशनल टेबल में। देखिए सोफिया के कंडीशनल टेबल में आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये आपका सोफिया, इसका कंडीशनल टेबल आप देखेंगे कहाँ पे कॉल करेगी। कॉल कब करेगी? जब यहाँ पे ट्रू का केस होगा, यानी कि अलार्म बजेगा और सोफिया यहाँ पे कॉल करेगी। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, 0.75, तो यहाँ हो गया 0.75 इंटू, अब यहाँ देखिए डेबिट आपका आ गया। तो आप जाएंगे डेबिट के कंडीशनल टेबल में। देखिए ये आपका है डेबिट का कंडीशनल टेबल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल। तो देखेंगे जब ये कॉल करेगा यानी कि ट्रू का केस हो गया, तो आपको क्या हो गया, यहाँ देखिए 0.91, तो आपका हो गया 0.91। अब यहाँ पे अगला आपका है अलार्म, इसका आप कैसे निकालेंगे? देखिए आप जाएंगे अलार्म के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल में। यहाँ देखिए ये आपका है अलार्म का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल, यानी कि ना यहाँ पे चोरी हुई है और ना यहाँ पे अर्थक्वेक आया है। तो आप जाएंगे फॉल्स के केस में, फॉल्स के केस में जाएंगे। इसका वैल्यू यहाँ कितना है? 0.001, क्योंकि आपको क्वेश्चन बोला है कि ना यहाँ पे चोरी हुई है और ना यहाँ पे अर्थक्वेक आया है। इसके बावजूद भी यहाँ पे डेविड और सोफिया कॉल करते हैं किसको? हरी को। तो आप देखेंगे अलार्म के कंडीशनल टेबल में कि ना यहाँ पे चोरी हुई है, देखिए एक सेकंड, ना यहाँ पे चोरी हुई है यानी कि फॉल्स का केस, और ना यहाँ पे अर्थक्वेक आया है यानी कि फॉल्स का केस। अगर दोनों यहाँ फॉल्स होगा तो इसका वैल्यू आप लिखेंगे अलार्म में 0.001, देखिए 0.001। अब यहाँ देखिए इन दोनों का वैल्यू दिया गया है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे चोरी नहीं हुई है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आया है। तो यहाँ देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे दिया गया इसका वैल्यू, देखिए ना यहाँ पे चोरी हुई है। अगर यहाँ पे चोरी नहीं होगी ये आपका हो जाएगा फॉल्स का केस। अगर यहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आएगा यानी कि ये आपका हो जाएगा फॉल्स का केस। तो आप यहाँ देखेंगे अगर यहाँ पे चोरी नहीं होगा यानी कि आपका हो जाएगा फॉल्स का केस। तो यहाँ दिया गया फॉल्स की वैल्यू 0.998। अगर यहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आएगा तो आपका हो जाएगा फॉल्स का केस। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो वैल्यू है 0.999 है। तो आप यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 0.998 इंटू 0.999। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है बायस ऑप्टिमल क्लासीफायर क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे यूज है किसका? बायस शब्द का। तो यहाँ पे बायस शब्द का इसलिए यूज किया गया है क्योंकि बायस ऑप्टिमल क्लासीफायर यह जो है बेस होता है बायस थ्योरम पे, इसीलिए इसमें जो है बायस शब्द का यूज किया गया है या फिर बायस वर्ड का यूज किया गया है। अब बायस ऑप्टिमल क्लासीफायर एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है। यह जो है किसी नए सिचुएशन का, यानी कि अगर यहाँ पे कोई नया सिचुएशन है या फिर कोई नया स्टेंस है या फिर कोई नया डेटा सेट है तो इसके फेवर में क्या आउटकम आ सकता है, यानी कि इसका यहाँ पे क्या आउटकम, क्या यहाँ पे आउटपुट होगी, इसके बारे में बताता है बायस ऑप्टिमल क्लासीफायर। तो आप लिखेंगे बायस ऑप्टिमल क्लासीफायर एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है और यह जो है किसी नए सिचुएशन का या फिर किसी नए स्टेंस का या फिर किसी नए डेटा सेट का आउटकम क्या होगा इसके बारे में प्रेडिक्ट करता है बायस ऑप्टिमल क्लासीफायर। ठीक, और यह जो बेस होता है बायस थ्योरम पे, इसीलिए यहाँ पे बायस शब्द का या फिर बायस वर्ड का यूज किया गया है। और यहाँ देखिए बायस ऑप्टिमल क्लासीफायर यह जो बेस होता है MAP पे, यानी कि मैक्सिमम ए पोस्टेरिटी पे बेस होता है। अब यहाँ देखिए मैप क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम पोस्टेरिटी। मैप की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे? जिस पोस्टेरिटी का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा तो वही आपका वैल्यू होगा मैप का। अब यहाँ देखिए यहाँ जो पोस्टेरिटी है, तो मैंने आपको बताया था बायस थ्योरम के बारे में, जैसे कि आपका था प्रोबेबिलिटी ऑफ x/y, तो क्या है? पोस्टेरिटी है। तो जिस पोस्टेरिटी की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वही आपका वैल्यू होगा मैप का। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है 3 हाइपोथेसिस दिया गया है, 3 हाइपोथेसिस दिया गया है। पहला आपका H1, इसका वैल्यू है 0.4,
H2 का वैल्यू है 0.3 और यहाँ पे H3 का वैल्यू है 0.3। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हाइपोथेसिस है इसके जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो आप लिखेंगे कि H1 आएगा मैप हाइपोथेसिस के अंडर में आएगा, मैप हाइपोथेसिस के अंडर में आएगा। तो जो यहाँ दिया गया है दशमलव के इधर यानी कि 0.4, 0.3, 0.3, तो क्या है ये आपका है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। तो जिसकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वही आपको वैल्यू होगा मैप का। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि कोई यहाँ पे न्यू इंस्टेंस है या फिर कोई नया डेटा सेट है या फिर कोई यहाँ पे नया सिचुएशन है। तो यहाँ पे न्यू इंस्टेंस x है और इसको यहाँ पे क्लासीफाई करना है। तो यहाँ पे 3 है हाइपोथेसिस, H1 है, H2 है और यहाँ पे H3 है। तो H1 जो है इस नए इंस्टेंस को क्लासीफाई कर रहा है पॉजिटिव में, यानी कि आपको हो गया पॉजिटिव। और H2 H3 जो यहाँ पे हाइपोथेसिस H2 है और यहाँ पे हाइपोथेसिस H3 है, यह जो है नए इंस्टेंस को क्लासीफाई कर रहा है नेगेटिव में। तो आपको यहाँ पे इस फार्मूले का यूज करके निकालना है या फिर उस नए इंस्टेंस को आपको क्लासीफाई करना है। तो यहाँ देखिए यहाँ जो H1 है क्या है 0.4। तो H1 जो है यह जो क्लासीफाई कर रहा है पॉजिटिव में, ये दोनों यहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हैं नेगेटिव में, यानी कि इन दोनों का वैल्यू कितना होगा -0.6 होगा। तो आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इसका आंसर आएगा यानी कि नए इंस्टेंस यहाँ पे क्लासीफाई होगा नेगेटिव में यानी कि -0.6 में। तो आपको इस फार्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ फार्मूला क्या है, ये फार्मूला किसका है बायस ऑप्टिमल क्लासीफायर का। तो मैंने क्या बताया था कि बायस ऑप्टिमल क्लासीफायर एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है जो कि नए सिचुएशन को प्रेडिक्ट करता है उसके आउटकम को। तो यहाँ पे नया सिचुएशन दिया गया है, इसके आउटकम को आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है। तो इस फार्मूले का आप यहाँ पे यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ Vj/d और यहाँ दिया गया इक्वल टू Hi बिलोंग टू H, प्रोबेबिलिटी ऑफ Vj/Hi, फिर यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ Hi/d। अब यहाँ पे d क्या है, d का मतलब है डेटा सेट और जो यहाँ पे Vj लिखा गया है ये क्या है वैल्यू है, यानी कि जो भी आपकी वैल्यू आएगी या तो पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी। यहाँ देखिए जो भी यहाँ पे v है या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, यानी कि इसको आप लिखेंगे Vi और इसको आप लिखेंगे Vj। तो यहाँ पे d क्या है, d आपका डेटा सेट और यहाँ पे p क्या है प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ देखिए यहाँ पे कैपिटल H क्या है, ये आपका है हाइपोथेसिस और जो यहाँ दिया गया है Hi ये वाला स्मॉल h, ये क्या है नंबर ऑफ हाइपोथेसिस। जैसे कि एक डेटा सेट में यहाँ पे है 3 हाइपोथेसिस H1, H2, H3। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 3 है हाइपोथेसिस, तो इसके नंबर को बताता है स्मॉल h ये। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। ये क्या है कि यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको इसमें कि जिसकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा आएगी वही आपका होगा मैप का वैल्यू होगा और उसी के द्वारा आप नए इंस्टेंस को क्लासीफाई करोगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ देखिए तो यहाँ जो नया इंस्टेंस है या तो पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में क्लासीफाई हो सकता है। अब यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ H1, H2 और यहाँ पे H3 ये क्या है हाइपोथेसिस है। अब यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ H1/d इसकी वैल्यू कितनी है 0.4, इसकी वैल्यू कितनी है 0.3 और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ H3/d इसकी वैल्यू कितनी है 0.3। तो क्वेश्चन में दिया गया था कि यहाँ पे हाइपोथेसिस 1, H2 और यहाँ पे H3 यह दोनों जो है नए इंस्टेंस को क्लासीफाई कर रहे हैं नेगेटिव में और यहाँ पे H1 ये क्लासीफाई कर रहा है पॉजिटिव में। तो इसका यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, देखिए इसका जो नेगेटिव होगा H1 का कितना होगा 0 होगा और यह जो है उस नए इंस्टेंस को क्लासीफाई कर रहा है पॉजिटिव में। तो आप देखेंगे इसका जो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा क्योंकि उस नए इंस्टेंस को पॉजिटिव में क्लासीफाई कर रहा है। अब यहाँ देखिए H2, H3 यह जो है नए इंस्टेंस को क्लासीफाई कर रहे हैं नेगेटिव में, यानी कि इन दोनों का नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा 1, 1 और पॉजिटिव हो जाएगा 0, 0, 0, 0। ठीक। अब यहाँ देखिए आप सबसे पहले निकालेंगे पॉजिटिव के लिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे नया इंस्टेंस दिया गया है या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो आप सबसे पहले निकालेंगे इसका पॉजिटिव 0.4। इसका पॉजिटिव क्या है, क्योंकि मैंने क्या बताया था H1 जो है
यह जो है नेक्स्ट टेंस को क्लासीफाई कर रहा है पॉजिटिव में, यानी कि आप यहाँ पे करेंगे इसका पॉजिटिव क्या होगा 1 होगा, तो ये दिया गया यहाँ पे 0.4 इंटू 1। इसका पॉजिटिव क्या होगा, इन दोनों का 0 हो जाएगा, तो 0.3 इंटू 0 प्लस 0.3 इंटू 0। तो अगर आप यहाँ देखेंगे पॉजिटिव के लिए यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.4, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये चीज़, इसका जो यहाँ वैल्यू आएगी 0.4 आएगी। अब यहाँ देखिए इसी प्रकार से आप निकालेंगे नेगेटिव के लिए, तो यहाँ क्या होगा, ध्यान देखिए इसका नेगेटिव क्या होगा 0.4 इंटू 0, 0.3 इंटू 1, 0.3 इंटू 1, यानी कि यहाँ देखिए 0.4 नेगेटिव 0, तो यहाँ हो जाएगा 0.4 इंटू 0, 0.3 इंटू 1, 0.3 इंटू 1, तो ये आपका हो जाएगा 0। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका 0 हो जाएगा, और इन दोनों को हो जाएगा 0.3 प्लस 0.3, ये आपको हो जाएगा 0.6। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों की जो यहाँ पे आई पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी वो सबसे यहाँ पे ज़्यादा आई, सबसे यहाँ पे ज़्यादा आई किसकी, नेगेटिव की। तो इसीलिए इस जो नेक्स्ट टेंस दिया गया x, इसके जो आउटकम होगा वो होगा नेगेटिव में क्लासीफाई होगा, यानी कि 0.6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसीलिए आएगा यहाँ पे नेगेटिव में। तो कहने मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी जिसकी यहाँ पे ज़्यादा आई वही उसका हो जाएगा नया आउटकम हो जाएगा, यहाँ पे गिवन न्यू टेंस दिया गया है। ठीक, तो आपका हो गया बायस ऑप्टिमल क्लासीफायर। तो आज आपका पूरा यूनिट 3 कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना है।